हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिनसाइट। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ IAS 1। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है हमारे टाइप्स ऑफ एफएस के टाइप्स। उसके बाद में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फॉर दिस पर्पज वी विल सी फर्स्ट द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म एंड देन वी विल सी द कंटेंट। ना उसके बाद में हम तीसरे नंबर पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जा रहे हैं ये IFRS के हिसाब से बनाए जा रहे हैं विच इज़ गिवन बाय द स्टैंडर्ड ऑफ IASB, ओके, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बोर्ड है, ठीक है, उसके द्वारा दिए गए हैं। तो अभी उसका बेनिफिट देखो, आपने बताया यूनिफॉर्मिटी, सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे एक इंडस्ट्री वाइड। लेट्स से वी टॉक अबाउट NBFC कंपनीज विच इज़ आल्सो एप्लीकेबल इन इंडिया, दैट इज नीड टू अप्लाई फॉर द इंडियाज। तो वो सब इंडस्ट्री में जितने भी फाइनेंशियल बनेंगे वो एक जैसी यूनिफॉर्मिटी होगी, तो उसके से वो कंपेरेबल भी होगा, ठीक है। कंपेरेबल होगा किस चीज़ में, आप उसको अपने कंपिटिटर्स से कंपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री में, और अपने खुद के पास्ट रिजल्ट से भी, जो पिछले साल के फाइनेंशियल है या उससे भी पिछले साल के फाइनेंशियल देख सकते हैं आप किस ईयर ऑन ईयर किस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं, किस प्रकार से आपकी कंपनी काम कर रही है। अब उसके बाद में हम देखते हैं IFRS में इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है, IAS 1 की। तो ये कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज़ है, मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का वो प्रॉफिट होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर उस कंपनी में लॉस हो सकता है, ठीक है, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो रेवेन्यू हो सकता है, तो रेवेन्यू ज़्यादा आपने एक्सपेंसेस किए होंगे तो आपका लॉस आएगा कंपनी में, ठीक है। बट वो मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि आपका कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लोज है उसमें आपको प्रॉफिट कमाना है। इट्स नॉट ए NGO, दैट इज़ ए कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, ओके, सिमिलरली लाइक दिस। उसके बाद में जो कंसेप्ट है वो है इंश्योरेंस का, जैसे नॉट इंश्योरेंस मीन्स वो कंपनी जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वहाँ पे बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हो गए या फिर इंश्योरेंस कंपनीज पे भी ये सिमिलरली एप्लीकेबल है विच इज़ IFRS, ओके। सिमिलरली इन US आल्सो गैप इज़ एप्लीकेबल, ओके। बट इंडिया में क्या हुआ है, IND AS जो है वो एप्लीकेबल होगा NBFC कंपनीज पे, पर उन्होंने स्टिल बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को अलग रखा है। उसके पीछे रीज़न है बिकॉज बैंकिंग का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, ठीक है। उसके अलावा RBI भी गवर्न करता है, उसके अलावा IRDA एक्ट है जो इंश्योरेंस कंपनीज को कवर करता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो आप समझ रहे हो, मैंने एक्चुअली शॉर्ट वर्डिंग्स यूज़ किए, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए यहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस टू डिलीवर द कंटेंट एंड द नॉलेज फॉर द पीपल। तो अब देखिए आप इसमें क्या हो रहा है कि बैलेंस शीट जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बाद में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव ईयर विच इज़ नथिंग बट द P&L को बनाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव ईयर, मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट आप बना सकते हो, ठीक है। उस इसमें एक तरफ आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना, उसके बाद अदर कंप्रहेंसिव दिखाना है। दूसरा एक और वर्ड जो हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव इनकम, जिसमें एक अलग से हम OCI दिखाते हैं एक ही सिंगल फॉर्मेट में। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, उसके बाद में हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज विच शोज द मूवमेंट ऑफ द कैश फॉर द पीरियड, ओके, दैट इज ए अकाउंटिंग ईयर, ओके। उसके बाद में नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच सपोर्ट्स टू द ओवर फाइनेंशियल नंबर्स दैट इज शोइंग ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल्स। उसके बाद में आप देखिए अदर कंप्रहेंसिव इनकम में हमारे क्या क्या आइटम्स होते हैं यूजली। देखो अब मैंने एक P&L का एक छोटा सा आपके लिए फॉर्मेट बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव इनकम, ठीक है। ये बनाने के अंदर देखो क्या हो रहा है, हम आप इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी आपको समझाया। देखिए जैसे क्या होगा, इसमें रेवेन्यू आ गया आपका, तो रेवेन्यू आ गया, उसके बाद में आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो भी उससे रिलेटेड कॉस्ट है, उसके बाद में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसके बाद में आपके कुछ एक्सपेंडिचर्स आएंगे, ठीक है। ये वो सब है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे GNA, ठीक है, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, देयर आफ्टर मैनेजरियल एक्सपेंसेस, तो ये सब लोगे आप। उसके बाद में आपके आएगा आपका नेट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में टैक्स का एक्सपेंस आपको लेना पड़ेगा, तो टैक्स एक्सपेंस में जैसे आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका एक तो करंट टैक्स का जो प्रॉफिट, करंट टैक्स का जो अमाउंट हुआ है, उसके अलावा आपका डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट आएगा, असेट से या लाइबिलिटी है जो भी होगा सबसे प्लस माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना बनाने के बाद में आपके पास में आएगा OCI के अंदर जो जो आइटम जाएंगे वो है 5 प्रकार के आइटम, और एक छठा आइटम होगा उससे रिलेटेड टैक्स। तो पाँच कौन कौन सा आइटम, पहला एक रिवोल्यूशन रिजर्व, दूसरा है चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तीसरा है एक्चुअल गेन एंड लॉस, चौथा है फॉरेक्स गेन एंड लॉस रिलेटेड टू द ट्रांसलेशन,
रिस्क, ओके, नॉट द रिस्क बट द ट्रांसलेशन रिलेटेड गेन और लॉस, ओके, नॉट द अदर। उसके बाद में जो पांचवा आइटम आएगा वो होगा हमारा नन अदर देन द कैश फ्लो हेज। पर ध्यान रखिए जो कैश फ्लो हेज होता है, समझ रहे हो, सॉरी मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ, बोल रहा हूँ आपके लिए, बट चलो ठीक है, थोड़ा धीरे चलते हैं। तो उसके बाद में आएगा कैश फ्लो हेज, जो कि किया गया है विद द इंटेंशन टू हेज, ओके, हेज द रिस्क। सो वो आप यहाँ पे डालोगे फिर। तो ये 5 प्रकार के आइटम हो गए। फिर उसके बाद में भी एक छठा आइटम जैसे मैंने आपको बोला, वो क्या होगा, इन सभी आइटम से रिलेटेड जो भी टैक्स है, ठीक है, वो सब आएगा। जैसे कि डेफर टैक्स हो गया रिवोल्यूशन रिजर्व पे, तो डेफर टैक्स जो होगा रिवोल्यूशन रिजर्व पे, वो हम नेट ऑफ करके दिखाते हैं। रीज़न बीइंग कि जो डेफर टैक्स है वो क्रिएट होगा क्योंकि रिवोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता टैक्सेशन लॉज में। तो वहाँ पे जब आप रिवैल्यू करते हो तो वहाँ पे रिवोल्यूशन रिजर्व क्रिएट होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपको एक डेफर टैक्स क्रिएट करना होगा और डेफर टैक्स का आपको पर्टिकुलर नेट ऑफ करके आपको दिखाना होगा OCI के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपका बैलेंस शीट के आइटम्स। बैलेंस शीट के आइटम्स में हमने बोला असेट्स। असेट्स में आपका क्या क्या आ गया, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अभी नॉन करंट एसेट्स में आ गया WIP आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, फिर डेफर टैक्स एसेट्स आ गया, ठीक है। उसके बाद में कोई लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, या एडवांसेस कुछ है, नॉट द लॉन्ग बट द एडवांसेस, आपने लोन्स या एडवांसेस किसी को दे रखे हैं तो आपके पास में वापस आएगा तो रिसीवेबल हो आपके लिए, तो असेट्स हो गया। उसके बाद में करंट असेट्स में क्या क्या आ गया, देखो आपका अकाउंट रिसीवेबल आ गया। उसके बाद में आ गया अदर करंट असेट्स। अभी अदर करंट असेट्स में भी 2 पार्ट है एक्चुअली, ठीक है, नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स एंड द करंट फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। अभी नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स में आपकी कौन कौन से आ गए, जैसे आप देखते तो इसमें आएगा हमारा एडवांस टू सप्लायर्स, ठीक है, एडवांस टू सप्लायर इसमें हमारा आएगा बिकॉज वो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, हमको सप्लायर माल देने वाला है, ना कि कैश में कुछ देगा या इक्विटी कुछ देगा, तो दैट्स नॉट आवर एसेट्स। हमने पैसा दिया है उसके अगेंस्ट हमको मिलेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ ए नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स, ओके। और फाइनेंशियल एसेट्स में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे आपके वो सभी एसेट्स जो सेटल ऑफ होगी कैश या इक्विटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में लाइबिलिटीज़ के अंदर आ गए हम। लाइबिलिटी में देखिए आप शेयर कैपिटल आ गया, लीगल रिजर्व, स्टैच्यूटरी रिजर्व आ गया, रिटेन अर्निंग एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसका टोटल आ जाएगा। उसके बाद में मेंबर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा, ठीक है, वो बैलेंस आएगा। उसके बाद में जो प्लस माइनस करने के बाद में जो हमारे पास में आएगा वो आ जाएगा इक्विटी फंड, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आएगा फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में देखो क्या क्या आएगा, अभी देखते हैं हम। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट जो चीज़ आएगी आपके लिए गाइस वो है डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़, ठीक है, कोई होगी तो वो अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आएगी। उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स कोई है जो आपको पे करने हैं, ठीक है, या बैंक बोरोइंग जिस प्रकार की हो गया वो हो गया। नॉन करंट पोर्शन ऑफ द बैंक बोरोइंग जैसा हो गया, ठीक है, बैंक लॉन्ग। उसके अलावा लीज लाइबिलिटीज़ जैसा आपका हो गया, उसका लॉन्ग टर्म पोर्शन ऑफ द लीज लाइबिलिटीज़ आपको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा लीज फाइनेंस भी होता है, जो आप कभी गाड़ियाँ देखा हो आपने फाइनेंस करवाई होती है, कंपनीज गाड़ियाँ फाइनेंस करवाती है NBFC से या फिर बैंकिंग कंपनी से, तो वो लीज फाइनेंस होता है, उसका नॉन करंट पोर्शन हो गया, तो वो भी आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। फिर करंट लाइबिलिटीज़ में से सिमिलरली आपका वैसे ही आएगा। फर्स्ट आइटम जो होगा करंट लाइबिलिटीज़ में वो मैं बताता हूँ आपको, होगा एम्प्लॉइज़ एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, ठीक है, देखिए एम्प्लॉइज़ एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड हो सकता है आपका वो होगा जैसे अकाउंट्स पेएबल या ट्रेड पेएबल का जो अमाउंट होगा वो होगा। उसके अलावा आपका आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़, अदर करंट लाइबिलिटीज़ सिमिलरली अदर नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, ठीक है। अदर नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस देखिए, जैसे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हो गया अकाउंट्स पेएबल हो गया, आपको कैश में ही सेटल ऑफ करना है। करंट टैक्स पेएबल हो गया जैसे वो भी आएगा आपको, वो भी कैश में ही जाने वाला आपका, ठीक है। उसके अलावा कोई अदर पेएबल्स है जैसे मान लो, तो वो सब भी आपके फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में आने वाला है। नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में सिमिलरली जैसे हमारा एडवांस टू सप्लायर था वैसा एडवांस फ्रॉम कस्टमर होगा, क्योंकि एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमने लिया तो उसके अगेंस्ट में हम उसको माल सप्लाई करने वाले, वी आर नॉट पेइंग ऑफ एज ए कैश और समथिंग, तो दिस इज़ अगेन नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद में हमारा जैसे एक नया लाइन आइटम जैसे करंट टैक्स पेबल या जो भी कोई अदर लाइबिलिटीज़ है, अदर पेबल्स है, वो सब हमारे आ जाएंगे।
और उसके बाद में ये टोटल करके सब टोटल हो जाएगा। ये सब टोटल करने के बाद सब टोटल करने के बाद में पूरा फुल टोटल करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो कि एसेट्स इज इक्वल टू